कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक आईना होता है जिसमें प्रॉपर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलएलएम इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी, परिपक्वता आ जाएगी इस कोर्स के बाद एलएलएम करने से, और स्पेसिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। केवल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पढ़ाई होती है, कंपैरिजन होता है, और आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बुनियादी ढांचे की बात कर रहे हैं, उस पे आप बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना सकते हैं। जी, तो क्या ये कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर इच्छा है कि करना है तो बिल्कुल यही वो वीडियो है जिसे आप ढूंढ रहे थे। इसको आपको आखिर तक देखना है। सारी जानकारी एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आपको यहां मिल जाएगी, और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि दोस्तों का भी भला हो जाए। चैनल भी आप सब्सक्राइब करेंगे, क्यों? क्योंकि लॉ की सारी जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे मास्टर ऑफ लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक कानूनों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो क्या है भैया ये यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो भैया दुनिया भर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो कंप्लीटली हमें बिल्कुल कवर कर लेना है, एक एक चीजों को, एक एक बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके पीछे बनने के मैनर्स को, उसके पीछे की क्या कैसी आइडियोलॉजी रही है, उन सारी चीजों को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। इसके साथ साथ कंपेयर करेंगे दुनिया भर के और कॉन्स्टिट्यूशन को कि वहां ऐसी चीजें क्यों है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 60 देशों से संविधान लिया हुआ है, संविधान में कुछ ना कुछ चीजें ली हुई है, तो क्यों ली है, क्या कारण है? कंपैरिजन। जी हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर यहां आपको पता चल जाएगा, एनवायरमेंट, लैंड इक्विजिशन, इसके अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, कैसे क्या आपको राइट्स जो हैं, कौन से ह्यूमन राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, इन सारी चीजों को डिटेल में आपको वहां डिस्कस करना होगा। ठीक है, इसके बाद ये कोर्स कंप्लीट आप कर लेते हैं तो यहां पे क्या है, कोई भी व्यक्ति विशेष कंपैरिजन करना चालू हो सकता है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया के दूसरे देश, सबसे पहला संविधान अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बना है, मतलब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, और सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। क्यों है, क्या है, कैसी कैसी चीजें, ह्यूमन राइट्स वहीं से लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्या हुआ था, तो सारी चीजें आप क्या है उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, अगेन एलएलएम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ग्रेजुएट अंडरस्टैंड द पिक्चर, स्पिरिट, इमेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रियल टर्म। जी हाँ, तभी तो सच्चे मायने में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। क्या है इसकी हाईलाइट पे डिस्कस करें तो ये लेवल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है बिल्कुल। इसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन दोनों होती है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, कहीं समस्या नहीं है, लेकिन अच्छा तो 2 साल का होगा क्योंकि डीप में नॉलेज होगा। बिल्कुल। एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए भैया, चूंकि मास्टर्स हम कर रहे हैं तो हमें बैचलर्स होनी चाहिए, और वो बैचलर्स कोई भी नहीं चलेगी, यहाँ एलएलबी ही चलेगी, क्योंकि मास्टर्स हम लॉ की कर रहे हैं तो हमें बैचलर भी लॉ में होना चाहिए। अब या तो आप 3 ईयर एलएलबी कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स 5 ईयर का कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एडमिशन प्रक्रिया मेनली एंट्रेंस बेस्ड। जी हाँ, मैक्सिमम इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और नेशनल और स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। अगेन एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसे एग्जामिनेशन हम इस कोर्स में होगा, तो भाई ईयरली है, लेकिन उसमें भी अब आजकल सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, तो जी हाँ 4 सेमेस्टर, अगर 1 साल का करते हैं तो 2 सेमेस्टर के आपका सिलेबस होने वाला है। कोर्स की फी ये अगेन वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स, लेकिन इस कोर्स में अगर हम मिनिमम की बात करें तो 20,000 से स्टार्ट होता है ये, और हाईएस्ट जा सकता है, कहां जा सकता है, 75,000, 75,000। डन, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज सैलरी यहाँ पे 3 से 5 लाख बताई है, लेकिन ये है नहीं, ये व्यक्ति टू व्यक्ति, फर्म टू फर्म और पोजीशन टू पोजीशन वेरी करती है। जी हाँ, अगेन जॉब ऑप्शन हैं, क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास, तो आप लॉयर बन सकते हैं, लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, लीगल राइटर बन सकते हैं, ऑथर्स बन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल समझ गए हैं, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से। जी, तो अब लोगों को समझाने का काम आप कर सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही साथ यहाँ एम्प्लॉयमेंट के एरियाज क्या क्या है, तो आप कोर्ट्स में आप जा सकते हैं, एमएनसीज बहुत सारी हैं जहां पे आपको उनको आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं बहुत सारे, इन सभी जगहों पे आप बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। ये आपके ही एरिया है, तो भैया कैसे होगी एडमिशन की प्रक्रिया, कैसे क्या करें भैया, आपको क्या जाना है, क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जी हाँ, जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको नजर रखनी है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम इससे रिलेटेड हो सकते हैं, तो बस उन पे नजर रखनी है, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करने हैं, तैयारी करनी है, उसके बाद एग्जाम देना है, और एग्जाम के बाद नंबर अच्छे लेके आना है। क्यों? क्योंकि मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा, और मेरिट में अगर ज्यादा बच्चे हो गए तो फिर ये अगेन राउंड बढ़ जाता है, जिसमें जीडी
यानी ग्रुप डिस्कशन। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। और अगर कई बार और ज़्यादा बच्चे हैं, सीट कम है, तो फिर भैया क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा जा सकता है। तो वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको हो इस फील्ड में तो बहुत अच्छी बात है। अगेन इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें, फिर आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको चूज करना है 1 ईयर का करना है 2 ईयर का करना है, तो ये आपके ऊपर है। अगेन ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार से, बहुत बढ़िया। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, वही चाहिए जो चाहिए। मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें बैचलर्स चाहिए, BA LLB, बहुत अच्छी बात है। BSc LLB कोई भी हो, LLB चाहिए 3 साल की इंटीग्रेटेड, डन, कहीं समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। चले बड़े आगे, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस जो हैं वो मिनिमम क्राइटेरिया भी लेते हैं परसेंटेज का। तो हमने बात आपको हमेशा बताई है कि 65% इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, हमेशा से 65% ये आइडियल है। इसके ऊपर जब कभी नहीं जाते कॉलेज जनरली नीचे जा सकते हैं, तो 65% बना के रखो, अच्छा है, हर एग्जाम देने को मिल जाएगा, है ना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाएंगे तो कई एग्जाम्स आपसे छूट जाएंगे किसमें ज़्यादा परसेंटेज मांगी जाती है। वैसे मिनिमम 50% का क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, बहुत बढ़िया। एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से हैं, तो क्लैट सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सबसे ज्यादा देने जाने वाला एग्जाम है लॉ फील्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है क्लैट का, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये यूजी पीजी सभी के लिए होता है, जी हाँ। तो भैया कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होगा, ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और हर साल इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। अभी का तो हो गया दिसंबर में, नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान रख लेना। इसमें सारे के सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLUs मिल जाते हैं आपको, ठीक है। NLUs में अलग अलग कॉलेज भी इसके बेसिस पे आपको एंट्रेंस में, मतलब इस एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन दे देते हैं। फिर TSPG LCET सेट, TS मतलब तेलंगाना स्टेट की बात चल रही है, PG के लिए ये स्पेसिफिक एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम है जो लॉ के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट करवाता है, ठीक है। तो तेलंगाना स्टेट के सारे कॉलेजेस जो है इसके अंदर वो आपको क्या है, एडमिशन दे देंगे, जी हाँ। ये स्टेट एग्जाम है, याद रखिएगा। तो इंग्लिश हिंदी में और तेलुगु में मोस्ट प्रोबेबली। मैंने TSPG LSET पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लैट पे भी बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए, डिटेल वीडियो के लिए वो वीडियो आप देख सकते हैं और दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगेन इसके अलावा LSET है, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जी हाँ। ये ग्लोबल एडमिशन टेस्ट है, इसको कंडक्ट कराया जाता है बैचलर्स और मास्टर डिग्री के लिए, ठीक है। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के जो इस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। अगेन ULSET क्या है भैया, ULSET जो है UPES यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसका ये एग्जाम है, ठीक है, देहरादून की है, ठीक। तो वहां पे आपको क्या हो जाता है, एंट्रेंस में मतलब एडमिशन इस टेस्ट के बेसिस पे मिल जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है भैया। क्यों करना चाहिए भाई, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अगर हम LLM कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या सोचा कभी आपने, नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। क्यों, क्योंकि कोई भी देश बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चलता। हाँ, कुछ ना कुछ बेसिक स्ट्रक्चर तो होता है लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस का, और वही इंपॉर्टेंट है। और हम तो भारत में तो इतने सारे लॉज हैं जिसमें इंपॉर्टेंट सबका बेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बेस है, जी हाँ। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कैंडिडेट जो भी हैं वो ओवरऑल आइडिया ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। As a result, they are not only offered jobs as a lawyer, but legal officers as well. इनको दोनों चीजें मिल जाती हैं, आप लॉयर नहीं, लीगल ऑफिसर्स भी बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सारी जानकारी है इसकी, जी हाँ। दे आर हायर्ड लीगल ऑफिसर्स एज दे विल लॉ गवर्निंग फंक्शनिंग गवर्नमेंट, ठीक है। वो अच्छी चीज़ है कि फेडरल सिस्टम चलता है तो गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी आपको यहाँ पे क्या है, जॉब मिल जाती है, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, MNCs हैं जो भी चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, लीगल ऑफिसर्स हो, ताकि हमें हमारी पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्प मिल जाए और कोई समस्याएं ना हो। तो अच्छा खासा करियर है इसमें LLM कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। अब कोई डाउट बचा है क्या, बचा है, नहीं तो बस फिर कोई समस्या है नहीं। इस स्टडी के अलावा यहाँ पे एवरेज सैलरी डिपेंड करती है, ये इसमें मत जाओ 3 से 5 लाख में, हाँ ये नहीं, ये डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी पे, उस जिस जगह वर्क कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे, और जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं उसकी क्वालिटी पे। सो यहाँ पे बढ़ता ही है, और नहीं तो कंसल्टेंट बन जाओ, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। या फिर प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जी हाँ। तो ये सारे के सारे आपके जॉब की सर्किल है, मतलब कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। अब भैया सिलेबस देख लेते हैं, 1 ईयर 2 ईयर दोनों प्रोग्राम है। तो सेमेस्टर बेस्ड है, 4 सेमेस्टर पे देखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट आप पढ़ेंगे बेसिक लेवल का, फिर सेकंड में आप इसको आगे जो है एडवांस पढ़ेंगे। इसके अलावा थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कहाँ हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन,
का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। हाँ जी, तो वो इंटरप्रिटेशन समझाया जाएगा। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फर्स्ट लीगल राइटिंग, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कैसे क्या गवर्नेंस का तरीका होता है, अलग अलग लोकल गवर्नेंस भी है, फेडरल सिस्टम भी है, कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, है ना, ग्लोबल वर्ल्ड में कैसे क्या लॉ और जस्टिस का सिस्टम चल रहा है। एक्सपांडिंग हॉरिजन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की बात। फिर भैया लिमिटेड गवर्नेंस, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया, सिक्योरिटी वगैरह कैसी है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सिस्टम है, सिलेबस है। सेकेंड सेमेस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च को समझने के लिए। कॉम्पिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कंपैरेटिव बेसिकली, है ना। सेकेंड फेज एडवांस आ जाएगा फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब तरीका, कैसे शासन होता है, ये फेडरलिज्म की बात है। 2 टियर होता है जनरली, है ना भाई, सेंटर और स्टेट में ही तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको फेडरलिज्म कहा जाता है, और इसके अलग अलग टाइप्स हैं, वो आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 पढ़ना है। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, यही फेडरलिज्म के अंदर ही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जी हाँ इंपॉर्टेंट है। और भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अफर्मेटिव एक्शंस, उसके अलावा लैंड एक्विजिशन, साथ ही साथ कम्युनिटी रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों को सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। फिर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज, बिल्कुल, ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड, यानी ये एडवांस्ड है। अगेन फोर्थ सेमेस्टर डिसीजन एनवायरमेंटल लॉ, अगेन लॉ ऑफ रिट्स, रिट इंपॉर्टेंट चीज है। रिट इसलिए है क्योंकि ये कोर्ट ही जारी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपके अधिकारों के हनन के रोकने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ सर्विस मैटर्स, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारा आपका सिलेबस हो गया। और भैया LLM इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीटेड। जी हाँ, अब क्या, अब जॉब चाहिए। जी हाँ, तो जॉब चाहिए तो भैया क्या कैसी कैसी जॉब प्रोफाइल्स आपकी हो सकती हैं। अगेन गवर्नमेंट लॉयर बन जाओ, बहुत अच्छी पोस्ट है। कॉर्पोरेटिव लॉयर भी बन सकते हो, लीगल एडवाइजर, लीगल ऑफिसर, लीगल राइटर, लीगल एडिटर, तो बहुत स्कोप है भैया। इनकी अलग अलग सैलरीज हो सकती हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस हो सकते हैं, व्यक्ति पे, आप पे और आपके फर्म पे, आपकी पोजीशन पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो इनके में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, ये तो दिखावा है। स्कोप की बात करें तो अगर आपने ये कर लिया तो स्कोप ही स्कोप है। क्यों स्कोप ही स्कोप है, मैं बता चुका हूं पहले ही, इस चीज को फिर से रिवाइज कर रहा हूं, देख लो भैया। कैंडिडेट कैन गो फॉर PhD, बिल्कुल PhD भी जा सकते हैं, आप कर सकते हैं। LLM मास्टर्स हो गया, PhD चले जाओ। इसके अलावा, है ना और ब्रीफ ही होगा नॉलेज आपका, और अच्छे से तरह से ही जाओगे आप वहां पे। ड्यूरिंग PhD डिग्री क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रिसर्च करना होगा। रिसर्च के साथ साथ आपको क्या करना होगा, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने होंगे, तो वो भी अपने आप में नाम बड़ा हो जाता है। एडमिशन PhD कोर्सेज के लिए क्या है, UGC नेट होता है ना, और PhD एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग भी होते हैं जिनको आप दे सकते हैं। फिर भैया क्या है, कॉर्पोरेट जॉब्स में भी आप जा सकते हो। इसके अलावा MBA वगैरह भी कर सकते हैं, हाँ तो उसमें चले जाओ। फिर MBA के बाद यहाँ पे हायर पोजीशन मिल जाएगी कॉर्पोरेट फील्ड में, वो सारी चीज़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो यही इंपॉर्टेंट है कि भैया 2 साल की करें LLM या 1 साल वाली करें, तो आपको क्या लगता है, समय बचाना है, पैसा बचाना है। हाँ देखो, समय बच जाएगा, अच्छी बात है 1 साल करने से, लेकिन 2 साल का कर रहे हैं तो डीप डाउन नॉलेज भी होगा उस चीज़ का। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा स्लो चलो लेकिन लंबा चलो। जी हाँ, 2 साल की ही डिग्री इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसमें और बेसिक्स आपको मिलेंगे, और गहराई में, डेप्थ में जाके आपको क्या होगा, डेप्थ में जब नॉलेज होगा ना, तो आपकी पहचान अलग ही लेवल की होगी। सो 1 से अच्छा 2 है ना, कई समस्या नहीं, ठीक है। करने को 1 साल का भी कर सकते हैं, लगभग सिलेबस सेम है, बस वहाँ 2 साल में थोड़ा सा डीप डाउन होगा, 1 साल में उसी चीज़ को जल्दी निपटाया जाएगा, ठीक। तो बस यही चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। एक क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज़ द फर्स्ट ईयर फी ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी LLM कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एमिटी यूनिवर्सिटी चल रहा है लॉ के लिए, अच्छा नाम है। सो भैया बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उसके हिसाब से ज़्यादा 1,24,000 के आसपास यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर वाले एमिटी कैंपस में कितना है, 62,000 फीस है। ये नोएडा कैंपस में ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा जाना माना है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं, ये बच्चों के क्वेश्चन से। अब भैया इसके साथ ही हमने LLM इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किया कंप्लीट। अब भी अगर कोई डाउट हो, डिस्प्यूट हो, कोई दिक्कत हो, तो भैया नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फिलअप करिए और आप तक हम पहुंच जाएंगे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। इसके अलावा कैसे क्या कौन सी वीडियो बनाई जाए उसके लिए ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके लिए वो वीडियो मैं यहाँ बना सकूँ। बाकी आपको सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम की और बाकी की जानकारी मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.